अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत आफियत से होंगे। मेरा नाम है इमरान खान। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हीम सिंथेसिस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो बगैर वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। फर्स्ट ऑफ ऑल, हीम सिंथेसिस को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि हीम होता क्या है, हीम की स्ट्रक्चर क्या है। इसको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हम स्टार्ट करते हैं हीम से। हीम क्या होता है? हीम इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक रिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोटोफायरिंग 9 कंबाइन विद सेंट्रल फेरस आयन। हीम जो होता है ना, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है जो कि एक ऑर्गेनिक रिंग जिसका नाम क्या है, प्रोटोफायरिन 9। ठीक है, प्रोटोफायरिन 9, ये मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा दूंगा कि प्रोटोफायरिन 9 क्या होती है। जब ये कंबाइन होती है किसके साथ? आयरन के साथ। सो प्रोटोफायरिन प्लस आयरन, जब ये दोनों आपस में मिले तो इन्होंने क्या बनाया? हीम बनाया। हीम क्या है? प्रोटोफायरिन 9 प्लस आयरन आयन। ठीक है, और आयरन में आयरन का कौन सा आयन? फेरस आयन। ठीक है, Fe+2 Fe+3 भी होता है, वो तो फेरिक होता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा होगा? फेरस आयन होगा। तो जब फेरस आयन प्रोटोफायरिन रिंग के साथ कंबाइन होगा तो क्या बना रहा होता है? हीम बना रहा होता है। आइए अब हम जानते हैं कि ये प्रोटोफायरिन रिंग है क्या। डियर स्टूडेंट, अगर इस स्ट्रक्चर में से इस आयरन को हटा दिया जाए, ये जो बाकी आपके सामने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई नजर आएगी, ये हमारे पास क्या है? ये है प्रोटोफायरिन। कैसे? अगर यहाँ पे देखा जाए डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास नाइट्रोजन वाली रिंग है। नाइट्रोजन वाली रिंग को हम क्या कहते हैं? ये जो नाइट्रोजन, जिस रिंग के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इस नाइट्रोजन वाली रिंग को हम कहते हैं पायरोल रिंग। क्या? पायरोल रिंग। सो अगर इस आयरन को भूल दिया जाए तो पीछे क्या रहेगी? प्रोटोफायरिन रिंग रहेगी। अब प्रोटोफायरिन रिंग के अंदर अगर देखा जाए, एक नाइट्रोजन की रिंग यहाँ आ गई, एक नाइट्रोजन वाली रिंग यहाँ आ गई, एक यहाँ, एक यहाँ। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर चार क्या है? पायरोल रिंग प्रेजेंट है। चार क्या है? पायरोल रिंग प्रेजेंट है। अब इन चार पायरोल रिंग को आपस में किसने जोड़ा हुआ है? इनको जोड़ा हुआ है एक कार्बन डबल बॉन्ड। एक कार्बन है, उसके साथ क्या है? डबल बॉन्ड। मतलब एक कार्बन तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक कार्बन यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि बीच में एक कार्बन है जिसने क्या किया हुआ है? दो रिंग को आपस में क्या किया हुआ है? जोड़ा हुआ है। सेम केस, एक कार्बन तो ऑलरेडी इस रिंग का अपना है, इसका इस रिंग का भी अपना कार्बन है, बीच में से एक कार्बन था, उसने क्या किया? इनको जोड़ दिया। सेम केस यहाँ पे भी जोड़ दिया, यहाँ पे भी क्या कर दिया? जोड़ दिया। ये जो कार्बन और साथ में जो डबल बॉन्ड है, इसको हम कहते हैं मीथीन। इसको हम क्या कहते हैं? मीथीन। सो जो चार पायरोल रिंग थी, इनको आपस में किसने जोड़ा हुआ है? इनको आपस में जोड़ा हुआ है किसने? मीथीन ने। किसने जोड़ा हुआ है? मीथीन। सो जो हमारे पास प्रोटोफायरिन 9 है, उसके अंदर क्या क्या आ गया? चार पायरोल रिंग आ गए, और उन चार पायरोल रिंग के साथ उनको बीच में जोड़ने वाला कौन सा है? वो है मीथीन। इसके अलावा अगर देखा जाए, इसके अलावा तो इन रिंग के साइडों के ऊपर कुछ ब्रांचेस भी लगी हुई है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो कौन सी ब्रांच लगी हुई है? मिथाइल। एक मिथाइल यहाँ पे लगा हुआ है, एक मिथाइल यहाँ पे लगा हुआ है। CH3 को हम क्या कहते हैं? मिथाइल कहते हैं। CH3 को हम क्या कहते हैं? मिथाइल कहते हैं। इसके अलावा CH डबल बॉन्ड विद CH2, इसको हम कहते हैं विनाइल। इसको हम क्या कहते हैं? विनाइल। एक विनाइल यहाँ पे लगा हुआ है, एक विनाइल यहाँ पे लगा हुआ है। इसके अलावा एक मिथाइल यहाँ पे भी लगा हुआ है। इसके अलावा अगर देखा जाए CH2 C डबल बॉन्ड विद OH, अगर इसको देखा जाए, ये जो डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास C डबल बॉन्ड विद OH जो होता है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? हाँ डियर स्टूडेंट, इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? लास्ट में उसके लिए जो हमारे पास सफिक्स होती है वो क्या होती है? ओइक एसिड। तो ये हो गया मीथेन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तीन कार्बन, सो प्रोप, और लास्ट में हमारे पास क्या है? COOH है ना। सो दिस वन इज कॉल्ड प्रोपेनोइक एसिड। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोपेनोइक एसिड कहते हैं। सो जो हमारे पास हीम है, हीम के अंदर दो प्रोपेनोइक एसिड भी लगे हुए होते हैं। एक प्रोपेनोइक एसिड आ गया ये, दूसरा प्रोपेनोइक एसिड आ गया ये। अब ये तो था अबाउट हीम की स्ट्रक्चर के। हीम के अंदर क्या क्या पाई जाती है? चार पायरोल रिंग। चार क्या है? पायरोल रिंग है। इन चार पायरोल रिंग को जोड़ने वाला कौन सा है? मीथीन। मीथीन ने क्या किया? इनको आपस में जोड़ा हुआ है। साथ में कुछ हमारे पास साइडों के ऊपर ब्रांच लगे हुए। ब्रांचेस क्या क्या हो सकते हैं? मिथाइल एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, इसके अलावा एक यहाँ पे लगा हुआ है। चार क्या लगे हुए? मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। एक विनाइल यहाँ पे लगा हुआ है, एक विनाइल यहाँ पे लगा हुआ है। दो क्या लगे हुए? विनाइल ग्रुप साथ में लगे हुए हैं। इसके अलावा दो हमारे पास क्या लगे हुए? प्रोपेनोइक एसिड लगे हुए हैं। सो एक हीम के अंदर आयरन, फेरसाइन के साथ साथ और क्या है? चार पायरोल रिंग है। ठीक है, इन चार पायरोल को जोड़ने के लिए चार साथ में क्या है? मीथीन है। मीथीन कितने? 1 2
3 4, 4 क्या आ गए, मीथीन रिंग आ गए, मीथीन आ गए। इसके अलावा 4 क्या है, मिथाइल है, एक मिथाइल ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 मिथाइल आ गए। 2 क्या है, विनाइल है, एक ये, एक ये। इसके अलावा 2 हमारे पास क्या है, प्रोपिनोइक एसिड है। सो दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीम। ये हीम की क्या है, स्ट्रक्चर है। डियर स्टूडेंट, इस हीम की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? अगर हीम की बात की जाए तो हीम बहुत ही इसेंशियल बायोलॉजिकल कंपाउंड है। हीम क्या है, बहुत ही इसेंशियल बायोलॉजिकल कंपाउंड है। जैसा कि मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको इसकी अहमियत बता दूं, आपने सुना होगा रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के अंदर क्या पाया जाता है, रेड ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या, हीमोग्लोबिन। अब अगर देखा जाए ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। इस प्रोटीन को हटा दो, पीछे क्या रह गया, हीम रह गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेमोग्लोबिन किससे बना हुआ है, हीम से और ग्लोबिन से। तो हीमोग्लोबिन का जो एक पोर्शन है किसने बनाया हुआ है, हीम ने बनाया हुआ है। और हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या था, जी डियर स्टूडेंट, हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना। इसके अलावा ये हमारे पास प्रोस्थेटिक पार्ट है। डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास इनऑर्गेनिक पार्ट होता है ना, जो हमारे पास इनऑर्गेनिक, आई एम सॉरी, इनऑर्गेनिक नहीं, जो हमारे पास नॉन प्रोटीनिश पार्ट होता है। देखो, एक होता है प्रोटीनिश पार्ट। जिस तरह अगर मिसाल की बात, अभी आपके सामने मैंने हेमोग्लोबिन का जिक्र किया। अगर इस हेमोग्लोबिन को देखा जाए, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन, ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। जबकि हमारे पास ये जो हीम है, हीम तो प्रोटीन नहीं है। सो एक ये आ गया प्रोटीन। ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ना, इसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक पार्ट। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक पार्ट कहते हैं। सो बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, लाइक हेमोग्लोबिन हो गया, मायोग्लोबिन जो मसल में पाया जाता है, इसके अलावा साइटोक्रोम्स, बहुत सारे एंजाइम की एक फैमिली है। इसके अलावा कैटालाइसिस, ये भी एंजाइम्स है। परऑक्सीडेसिस, ये भी क्या है, एंजाइम्स है। इन सारों के अंदर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, एक तो हो गया प्रोटीन पार्ट, जो दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट होगा ना, वो दरअसल क्या होता है, उनके अंदर हीम पाया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। आइए अब हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास हीम जो है ये कैसे बनता है। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे साइट ऑफ हीम सिंथेसिस के। जो हीम सिंथेसिस का प्रोसेस है, हीम का बनना, ये कहाँ हो रहा होता है। सो हीम सिंथेसिस, हीम इज सिंथेसाइज ऑलमोस्ट इन ऑल बॉडी सेल्स। हीम सिंथेसिस का जो प्रोसेस है ना, ये हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट हर एक सेल के अंदर हो रहा होता है। लेकिन मेजर साइट्स आर बोन मेरो एंड लिवर। ऐसे तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर बन रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ बन रहा होता है, 85% जो होता है ना, हमारे बोन मेरो के अंदर पाया जाता है, मतलब वहां बन रहा होता है। इसके अलावा लिवर के अंदर भी 15% बन रहा होता है। डियर स्टूडेंट, अगर बात की जाए स्टेप्स की, मतलब हीम सिंथेसिस के अंदर कितने स्टेप्स होते हैं, तो जब हमने इसको स्टडी किया तो ऑलमोस्ट इसके अंदर कितने स्टेप्स होते हैं, 8 स्टेप के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है। सो हीम की सिंथेसिस के अंदर टोटल कितने हुए, 8 स्टेप हुए जो कि हमने बनाए हुए, ठीक है। अब अगर इन 8 स्टेप की बात की जाए तो ये 8 स्टेप जो होते हैं ना, हमारे सेल के अंदर 2 कंपार्टमेंट के अंदर हो रहे होते हैं। क्या मतलब इस बात का, अगर बात की जाए तो ये हीम सिंथेसिस का जो प्रोसेस है ना, ये हमारे बॉडी के अंदर 2 कंपार्टमेंट्स के अंदर हो रहा होता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये सेल है, ठीक है, ये सेल के अंदर मैं कहता हूँ न्यूक्लियस है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। सो टोटल कितने स्टेप्स हैं, 8 स्टेप है। अगर इन 8 स्टेप में पहला स्टेप और लास्ट के जो 3 हैं, 6 7 8, ये तीनों कहाँ हो रहे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे होते हैं। पहला और लास्ट के 3, लास्ट के कौन से होंगे, 6 7 8, 4 स्टेप कहाँ हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसके अलावा बाकी जो 4 स्टेप्स है, 2 3 4 5, देखो 1 6 7 8 हो गया ना, तो बीच में 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और 5 हो गया। सो ये कहाँ हो रहे होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं। आइए अब आगे जब इसको मजीद डिटेल से समझेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। इसके अलावा रॉ मटेरियल क्या यूज होते हैं, रॉ मटेरियल मतलब इस हीम को बनने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। सो इसके लिए हमें चाहिए होता है सक्सिनाइल कोए। क्या, सक्सिनाइल कोए, जो कि कहाँ से आता है, क्रेब्स साइकिल से या TCA साइकिल से आ रहा होता है। क्या, सक्सिनाइल कोए। सक्सिनाइल कोए की स्ट्रक्चर क्या है, देखो इसमें हमारे पास क्या होते हैं, 4 कार्बन होते हैं, ठीक है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। और एक कार्बन के ऊपर क्या लगा होता है, CoA लगा होता है। इसके अलावा C डबल बॉन्ड में O यहाँ पे, और लास्ट में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ सक्सिनाइल कोए। ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने ड्रॉ की हुई है, ये किसकी स्ट्रक्चर है, सक्सिनाइल कोए की स्ट्रक्चर है। इसके अलावा ग्लाइसिन होता है, मतलब रॉ मटेरियल हम क्या यूज करेंगे, ग्लाइसिन यूज करेंगे साथ में। ग्लाइसिन क्या है, एक अमाइनो एसिड है, और अमाइनो एसिड के हवाले से बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा आयरन होता है, आयरन भी कौन सा आयन, Fe+2, मतलब फेरस आयन हमें चाहिए होता है। इसके अलावा विटामिन B6 चाहिए होता है। विटामिन B6 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं पायरिडॉक्सल फॉस्फेट भी कहते हैं, और ये कोएंजाइम के तौर पे
काम करेगा। मतलब डिफरेंट स्टेप्स के अंदर हमें विटामिन B6 भी चाहिए होगा। सो अभी हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे ये प्रोसेस हो रहा है। डियर स्टूडेंट, अभी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे पास हीम की सिंथेसिस होती है। आपने स्ट्रक्चर को देखे घबरा नहीं जाना है, बहुत सिंपल सा है। डियर स्टूडेंट, आपसे मैंने डिस्कस किया था कि रॉ मटेरियल कौन कौन से यूज होते हैं, सक्सिनाइल CoA और साथ में हमारे पास एक अमाइनो एसिड यूज हो रहा था। उस अमाइनो एसिड का नाम क्या था, सक्सिनाइल CoA, और साथ में था एक अमाइनो एसिड जिसका नाम क्या था, ग्लाइसिन। आपने नीचे स्ट्रक्चर को भूल जाना है, ये बात यहां से ऊपर की है, ठीक है। अगर देखा जाए दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ सक्सिनाइल CoA, ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। ये है सक्सिनाइल CoA की स्ट्रक्चर और ये हमारे पास है ग्लाइसिन अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या होता है, बीच में कार्बन होता है, एक तरफ अमाइन ग्रुप लगा होता है, दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है। सो दिस वन इज ग्लाइसिन एंड दिस वन इज सक्सिनाइल CoA। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइनो लिवोलिनिक एसिड सिंथेटेज। डियर स्टूडेंट, स्टेप फर्स्ट है, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता चलूं एट द एंड तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन साथ साथ में अगर आप नोट करते जाएं तो स्टेप फर्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड, डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड, ठीक है। ये आप नोट कर लो स्टेप वन के अंदर। स्टेप वन के अंदर क्या होना है, सक्सिनाइल CoA ने कंबाइन होना है ग्लाइसिन के साथ। ये सक्सिनाइल CoA और ये क्या है, ग्लाइसिन। अब देखो अगर सक्सिनाइल CoA को देखा जाए, सो दिस वन इज कार्बन नंबर 1 2 3 4, चौथे कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, S, साथ में CoA लगा हुआ है ना। और ग्लाइसिन को अगर देखा जाए तो ग्लाइसिन के अंदर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। अब क्या होगा, एक एंजाइम है जिसका नाम है अमाइनो लिवोलिनिक एसिड सिंथेटेज, उसने क्या करना है, उसने इससे S CoA को हटाना है और यहां से एक हाइड्रोजन को हटा देना है। सो हाइड्रोजन और S CoA आपस में मिलके यहां से क्या हो गए, निकल गए। S CoA यहां से क्या हो गया, निकल गया। सो CoA का मॉलिक्यूल यहां से क्या हो गया, निकल गया, ठीक है। अब पीछे अगर देखा जाए, अब CoA का मॉलिक्यूल यहां से हट गया, यहां से एक हाइड्रोजन हट गया, तो ये जो हमारे पास एक हाइड्रोजन यहां से निकला है, तो पीछे क्या रह जाएगा, CH रह जाएगा, साथ में NH3COOH। तो ये CH NH3COOH आके इस वाले कार्बन के साथ लग गए। देखो सेम स्ट्रक्चर वही है, वही स्ट्रक्चर है। यहां से S CoA हट गया, उसकी जगह पे ये वाले कंपाउंड आके लग गया, CH NH3COO, CH NH3COO। अब देखो ये एक इंटरमीडिएट बना है, इसको हम कहते हैं अल्फा अमाइनो बीटा कीटोलिपेट कहते हैं इसको, ठीक है। ये इंटरमीडिएट बना। अब देखना इस स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। इसके अंदर क्या चेंजिंग आएगी, ये जो C नेगेटिव है ना, ये यहाँ से CO2 की फॉर्म में निकल जाता है। एंजाइम यहाँ पे भी यही हमारे पास अमाइनो लिवोलिनिक एसिड सिंथेटेज इन्वॉल्व होता है। ये क्या करता है, यहाँ से CO2 को क्या कर देता है, निकाल लेता है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर से CO2 को निकाल दूं तो पीछे क्या रह जाएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन और एक कार्बन के ऊपर क्या लगा, NH3। तो यहाँ पे देखा जाए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आ गए और पांचवें कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ था, NH3 लगा हुआ था। अभी भी इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, NH3 लगा हुआ है। डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर आई है ना, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अमाइनो लिवोलिनिक एसिड कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, अमाइनो डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड इसको हम कहते हैं। सो स्टेप वन यहाँ पे आके क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और ऑलरेडी आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि स्टेप वन ने कहाँ होना है, स्टेप वन ने होना था माइटोकॉन्ड्रिया में। स्टेप वन ने कहा होना था, माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्टेप वन के अंदर फॉर्मेशन किसकी हुई, डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड की क्या होगी, फॉर्मेशन हो गई। स्टेप वन आके यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहां तक नोट कर ले, हम आगे समझते हैं। जल्दी से नोट कर ले इसको। स्टेप वन के अंदर क्या हो गया, डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई। अब यहां से आगे स्टार्ट होगा स्टेप टू। स्टेप टू में क्या होता है, स्टेप टू में दो सेम ऐसे ही मॉलिक्यूल, दो डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे। ये दोनों आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे। अगर मैं आपको इनकी कॉम्बिनेशन की बाकायदा प्रॉपर एग्जांपल दे दूं, आपने ऊपर वाला नोट कर लिया, अगर नोट कर लिया तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम अगला स्टेप समझते हैं। स्टेप वन की समझ आई, सिंपल सा है। स्टेप वन में क्या होना है, यहां से एस कोएले निकल जाना है और यहां से अगर इसको मैं ओपन करके लिख दूं तो ये ऐसे होगा, दो हाइड्रोजन, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है ना, दो हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन के साथ, दूसरे दिस कार्बन के साथ, इससे एक हाइड्रोजन और एस कोए, एच एस कोए की फॉर्म में यहां से क्या हो गए, निकल गए। अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4, 4 कार्बन से क्या हो गया, निकल गए। 1 2 3 4, इस चौथे कार्बन के ऊपर इस कार्बन ने आके लग जाना है। इस कार्बन के पास क्या क्या है, एक हाइड्रोजन है, साथ में NH3 है, एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, साथ में क्या हो गया, NH3, नीचे की तरफ क्या लगा, COO नेगेटिव लगा हुआ है। ये बन गया। अगले स्टेप में क्या होना था, इससे CO2 ने निकलना था। CO2 जब इससे निकल गया, इसको अगर आप यहां से निकाल दो तो
5 कार्बन बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, NH3 लगा हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनी इसको हम क्या कहते हैं, अमाइनो लिवोलेनिक एसिड कहते हैं। स्टेप 1 के अंदर फॉर्मेशन किसकी हुई, फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो लिवोलेनिक एसिड की। अब अगर इसको मैं रफ कर दूं, मैं आपको इससे अगला स्टेप समझा दूं, यहाँ पे भूलना नहीं है। पहला स्टेप क्या था, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा अमाइनो लिवोलेनिक एसिड। ठीक है, हमारे पास डेल्टा अमाइनो लिवोलेनिक एसिड क्या हो गया, फॉर्म हो गया। अब अगर देखा जाए, अब अगले स्टेप में क्या होना है, दो डेल्टा अमाइनो लिवोलेनिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में क्या होना है, कंबाइन होना है। ये कैसे कंबाइन हो रहे होते हैं, मैं आपके सामने इनको लिख लेता हूं पहले। अगर देखा जाए C डबल बॉन्ड विद O नेगेटिव CH2, ठीक है, CH2, आगे क्या है C डबल बॉन्ड विद O, आगे क्या है CH2, आगे क्या है NH3। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हो गया। मैं कहता हूं एक इस तरह का दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक इस तरह का दूसरा मॉलिक्यूल है, C डबल बॉन्ड विद O नेगेटिव CH2, 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 दो CH2 हो गए। आगे अगर देखा जाए कार्बन यही वाला जिसके साथ क्या है, मैं कहता हूं लेट्स सपोज के ऊपर भी क्या है, C डबल बॉन्ड विद O है, आगे क्या है C, साथ में है H2, आगे क्या है NH2, NH3 कर लो या NH2 कर लो। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे आ गया हमारे पास NH3 आ गया, लास्ट में क्या आ गया NH3। देखो ये दो मैंने क्या ड्रॉ किया आपके सामने, यही वाला कंपाउंड को मैंने क्या किया आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है। ये भी क्या है डेल्टा अमाइनो लिवोलेनिक एसिड, ये भी क्या है डेल्टा अमाइनो लिवोलेनिक एसिड। अब क्या होता है, होता ये है कि इनमें से थोड़ी रीअरेंजमेंट होनी है। और वो रीअरेंजमेंट कैसे होनी है, वो कुछ ऐसे होनी है कि यहाँ से हमारे पास ये C डबल बॉन्ड विद O, C डबल बॉन्ड विद O, ये दोनों यहाँ से दो दो हाइड्रोजन को लेके निकल जाएंगे। मतलब दो H2O के मॉलिक्यूल ने यहाँ से क्या हो जाना है, निकल जाना है। ऑक्सीजन यहाँ से निकला, ऑक्सीजन यहाँ से निकला, मतलब दो ऑक्सीजन यहाँ से निकल गए, दो ऑक्सीजन हो गए, दो हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहे होते हैं, इसके अलावा एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है। सो हमारे पास 4 क्या हो गए, हाइड्रोजन निकल गए, 4 हाइड्रोजन और प्लस 2 ऑक्सीजन, क्या बन गया हमारे पास 2 H2O के मॉलिक्यूल बन गए। क्या बन गए, 2 H2O के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब जब ये निकल गए, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ से ये निकला और यहाँ से ये निकला। सो जब ये दोनों आपस में निकल जाते हैं तो यहाँ से कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, सो इस स्टेप में क्या होना है, इस कार्बन के साथ क्या कर देना है, बॉन्ड बना देना है। 1 2 3, ठीक है, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना दिया। इसके अलावा मैंने आपसे भी डिस्कस किया कि इससे क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन निकल गए। सो पीछे इसके पास रह गया 1 हाइड्रोजन, इसके अलावा 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है। अब इस वाले कार्बन ने इस नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली क्या कर देना है, बॉन्ड बना देना है। यहाँ पे आई थिंक मैंने एक कार्बन यहाँ पे कम ड्रॉ किया हुआ है, C डबल बॉन्ड विद O नेगेटिव, ठीक है, बल्कि NH2 हो जाएगा। सो क्या होना है कि हमारे पास इन दो ने आपस में क्या होना है, कंबाइन होना है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए तो हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर बन जाती है। इस वाली स्ट्रक्चर को देखा जाए 1 2 3 4 5 कार्बन वही आ गए, 1 2 3 4 5 कार्बन यहाँ भी आ गए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, ये ऊपर वाला कार्बन ना C डबल बॉन्ड विद O नेगेटिव यहाँ पे होगा। ठीक है, C डबल बॉन्ड विद O नेगेटिव यहाँ पे होगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। इन दोनों स्ट्रक्चर ने आपस में क्या होना है, कंबाइन होना है। तो जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगी, देखो इस वाले कार्बन ने इसमें से लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इन दोनों में से एक ने क्या किया, अपने 2 हाइड्रोजन को क्या कर दिया, लॉस कर दिया है। 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकले, 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकला, 3 हाइड्रोजन ये हो गए। इसके अलावा एक जो होता है ना NH2 NH3 यहाँ से होता है, 1 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए सो हमारे पास 2 अमाइनो लिवोलेनिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में क्या होने, कंबाइन होने। जब ये कंबाइन हुए सो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम कहते हैं पोर्फोबिलिनोजिन। इसको हम क्या कहते हैं, पोर्फोबिलिनोजिन। सो स्टेप 2 के अंदर क्या बनना है, पोर्फोबिलिनोजिन ने बनना है। पोर्फोबिलिनोजिन सिंपल क्या है, 2 अल्फा अमाइनो लिवोलेनिक एसिड का क्या है, कॉम्बिनेशन है। सो स्टेप 2 के अंदर क्या होना है, पोर्फोबिलिनोजिन ने बनना है। यहाँ पे एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है, उसका नाम है डेल्टा अमाइनो लिवोलेनिक एसिड, डेल्टा अमाइनो लिवोलेनिक एसिड डिहाइड्रेटेज। डेल्टा अमाइनो लिवोलेनिक एसिड डिहाइड्रेटेज ने क्या करना है, उसने 2 अमाइनो लिवोलेनिक एसिड को आपस में कंबाइन करना है। तो जब हमारे पास 2 अमाइनो लिवोलेनिक एसिड आपस में कंबाइन होंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, PBG बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, पोर्फोबिलिनोजिन। और ये स्टूडेंट आपसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि स्टेप 2 कहाँ हो रहा होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है। सो स्टेप 2 के अंदर क्या बना, हमारे पास एक पोर्फोबिलिनोजिन का मॉलिक्यूल बन गया। अब अगला हमारे पास स्टेप 3 के अंदर क्या होता है,
स्टेप 3 बहुत ही सिंपल है, सेम इन जैसा ही है। इसके अंदर भी क्या होता है, इसमें हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है पोर्फोबिलिनोजिन डीअमाइनेज। पोर्फोबिलिनोजिन डीअमाइनेज ये क्या करेगा, ये 4 इस किस्म के 4 पीबीजी को आपस में कंबाइन करेगा। ये क्या करेगा, 4 पीबीजी के मॉलिक्यूल को आपस में क्या करेगा, कंबाइन करेगा, लेकिन लीनियर फॉर्म में। लीनियर फॉर्म का मतलब क्या है, लीनियर फॉर्म का मतलब ये है कि इसमें हमारे पास 4 मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे होते हैं और वो कुछ ऐसे होते हैं, अगर आपके सामने मैं इसको दिखा दूं तो ये हमारे पास ऐसे बन रहे होते हैं, एक पीबीजी का मॉलिक्यूल आगे उससे दूसरा, उससे ऐसे तीसरा आगे कंबाइन होते होते। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास एक पीबीजी का मॉलिक्यूल था, वो कंबाइन हुआ दूसरे पीबीजी के साथ, वो कंबाइन हुआ तीसरे के साथ, और ये कंबाइन हुआ चौथे के साथ। ठीक है, ये 4 पीबीजी के मॉलिक्यूल आपस में क्या हुए, कंबाइन हुए। जब ये 4 आपस में कंबाइन हो जाते हैं ना, तो हमारे पास बन रहा होता है H से, ये 4 जब हमारे पास कंबाइन हुए, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल विलेन। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी मिथाइल विलेन कहते हैं, हाइड्रोक्सी मिथाइल विलेन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये है एक पीबीजी का मॉलिक्यूल, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, इसको अगर आप रोटेट करके ड्रॉ कर लोगे, ये कंबाइन हुआ दूसरे के साथ। देखो इसमें ऊपर क्या लगा हुआ है, CH2C डबल बॉन्ड विद O नेगेटिव। देखो ये नाइट्रोजन वाली रिंग है, इसके ऊपर क्या लगा, एक तरफ लगा हुआ है CH2C डबल बॉन्ड विद O नेगेटिव, दूसरी तरफ CH2C डबल बॉन्ड विद O नेगेटिव। अगर इसको देखा जाए, सो दिस वन इज इथेनोइक एसिड, दिस वन इज प्रोपेनोइक एसिड। इसको अगर मैं लिख लूँ तो ये हमारे पास हुआ इथेनोइक एसिड, साथ में क्या लगा हुआ है, प्रोपेनोइक एसिड लगा हुआ है। इथेनोइक एसिड और साथ में प्रोपेनोइक एसिड लगा हुआ है। सो हर एक के साथ क्या होगा, एक इथेनोइक एसिड साथ में प्रोपेनोइक एसिड। सो यहाँ पे अगर देखा जाए, दिस वन इज इथेनोइक एसिड, दिस वन इज प्रोपेनोइक एसिड। ये अगले दूसरे हमारे पास पीबीजी के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हुआ है, उसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ये जुड़ा हुआ है अगले से, अगले के ऊपर क्या लगा हुआ है, इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड लगा हुआ है। ये जुड़ा हुआ है अगले से, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड। सो स्टेप 3 के अंदर क्या, देखो यहाँ पे तो मैंने इसको मतलब गोल सा बनाया हुआ है, लेकिन चूंकि स्पेस कम थी मैंने इसलिए बनाया हुआ है। वैसे ये लीनियर फॉर्म में क्या हुए, अटैच हुए हैं। सो स्टेप 3 के अंदर क्या होना है, फॉर्मेशन होनी है किसकी, हाइड्रोक्सी मिथाइल विलेन की। ये आपने स्टेप बाय स्टेप वाइज लिख लेना है तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। सो स्टेप 3 के अंदर क्या बनना है, हाइड्रोक्सी मिथाइल विलेन ने क्या होना है, बनना है, जो कि हमारे पास क्या है, लीनियर है। किससे बना है, 4 पीबीजी के मॉलिक्यूल आपस में जब कंबाइन हुए। देखो स्टेप 1 के अंदर क्या हुआ था, सक्सिनाइल को ए और जो हमारे पास ग्लाइसिन था, वो दोनों अमाइनो एसिड आपस में मिले, इन्होंने क्या बनाया, ALA बनाया, जिसको हम क्या कहते हैं, अमाइनो लिवोलेनिक एसिड कहते हैं। फिर अमाइनो लिवोलेनिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हुए, उन्होंने क्या बनाया, PBG बनाया। PBG किसको कहते हैं, पोर्फोबिलिनोजिन। फिर 4 पोर्फोबिलिनोजिन के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हुए और उन्होंने क्या बनाया, हाइड्रोक्सी मिथाइल विलेन बनाया। क्या बनाया, हाइड्रोक्सी मिथाइल विलेन बनाया। सो स्टेप 3 यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ से आगे डिस्कस करूंगा स्टेप 4। डियर स्टूडेंट, स्टेप 3 में हमारे पास क्या बना, हाइड्रोक्सी मिथाइल विलेन बना। अब स्टेप 4 के अंदर क्या होता है, स्टेप 4 के अंदर हमारे पास बन रहा होता है यूरोपोरफायरिनोजिन। यूरोपोरफायरिनोजिन, ठीक है, वो क्या होता है, देखो जो ये हमारे पास हाइड्रोक्सी मिथाइल विलेन था ना, दिस वन इज लीनियर स्ट्रक्चर। ये क्या था, लीनियर था। स्टेप 4 में क्या होना है, एक एंजाइम है जिसका नाम है यूरोपोरफायरिनोजिन सिंथेज। उसने क्या करना है, उसने इसको लीनियर फॉर्म से क्लोज कर देना है। देखो जिस तरह मैंने आपसे डिस्कस किया, ये पीबीजी किस फॉर्म में थे, लीनियर फॉर्म में थे ना, पीबीजी समझो ये क्या है, इनकी क्या है, लीनियर फॉर्म है। इस एंजाइम ने क्या करना है, सिंपल इनको क्लोज कर देना है। सो ये ओपन फॉर्म थी, ये इसकी क्या थी, ओपन फॉर्म थी। ठीक है, इस ओपन फॉर्म में अगर मैं यहाँ से OH निकाल दूँ और यहाँ से मैं H निकाल दूँ, सो इन दोनों के दरमियान आपस में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया यूरोपोरफायरिनोजिन। सिंपल सी स्टेप 4 के अंदर क्या बनना है, यूरोपोरफायरिनोजिन ने क्या होना है, बन जाना है। सो ये हमारे पास क्या बन गया, यूरोपोरफायरिनोजिन। ठीक है, ये हमारे पास बन गया यूरोपोरफायरिनोजिन की फॉर्मेशन होगी। एंजाइम कौन सा है, यूरोपोरफायरिनोजिन सिंथेज। स्टेप 4 यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 में क्या बना था, स्टेप 1 में हमारे पास बना था अमाइनो लिवोलेनिक एसिड। ठीक है, स्टेप 2 में क्या बना, कैसे बना, स्टेप 2 जब 2 हमारे पास अमाइनो लिवोलेनिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हुए, इन्होंने क्या बनाया था हमारे पास, इन्होंने बनाया था हमारे पास PBG, पोर्फोबिलिनोजिन बनाया था। स्टेप 3 के अंदर हमारे पास क्या बना, स्टेप 3 के अंदर हमारे पास बना था हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलिनोजिन। ठीक है, HMG बना था। अब स्टेप 4 के अंदर क्या बना, स्टेप 4 के अंदर हमारे पास बना यूरोपोरफायरिनोजिन बन गया। सो 4 स्टेप कंप्लीट हो गए।
अब हम डिस्कस करते हैं 5वें स्टेप को। डियर स्टूडेंट, हमने स्टेप 4 तक डिस्कस कर लिया था। स्टेप 4 में क्या बन गया था हमारे पास, यूरोपोरफाइरिनोजन 3 हमारे पास बन गया था। दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपोरफाइरिनोजन। ठीक है, यूरोपोरफाइरिनोजन की हमारे पास स्ट्रक्चर क्या हो गई थी, बन गई थी, जो कि हमारे पास क्या था, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर थी। अब क्या होता है अगले स्टेप में, हमारे पास ये जो यूरोपोरफाइरिनोजन है, इसमें से 4 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप हट रहे होते हैं। कौन कौन से, लेट सपोज जो हमारे पास CH2 के बाद वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हट गया, एक ये हट गया, एक ये हट गया और एक ये हट गया। 4 कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप यहाँ से क्या हो गए, हट गए। एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है, डी कार्बोक्साइलेज। कौन सा, डी कार्बोक्साइलेज। जब 4 कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप यहाँ से हट गए, लाजमी सी बात है, यहाँ पे CH2 है, एक हाइड्रोजन आके लग जाएगा तो CH3 बन जाएगा। तो पीछे इसकी जगह पे क्या रह गया, CH3, इसकी जगह पे क्या रह गया, CH3, इसकी जगह पे क्या रह गया, CH3, और इसकी जगह पे क्या रह गया, CH3 रह गया। अब जब इससे 4 कार्बोक्सिलिक के 4 CO2 के ग्रुप जब इससे हट गए, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप क्या है, CO2 ही है ना। जब ये फंक्शनल ग्रुप हट गया तो क्या बच गया, CO2 ही है ना। जब 4 CO2 निकल गए इससे, सो हमारे पास यूरोपोरफाइरिनोजन 3 से क्या बना, हमारे पास बना कोप्रोपोरफाइरिनोजन 3 बना। ठीक है, कोप्रोपोरफाइरिनोजन 3 बन गया। तो स्टेप 5 के अंदर क्या बनना है, कोप्रोपोरफाइरिनोजन 3 की फॉर्मेशन हो जानी है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में मजीद 2 CO2 जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। अगले स्टेप में क्या होना है, मजीद 2 CO2 ने क्या हो जाना है, निकल जाना है। जब हमारे पास मजीद इससे 2 CO2 निकल जाएंगे स्टेप 6 के अंदर, तो हमारे पास क्या बनेगा, प्रोटोपोरफाइरिनोजन बन जाएगा। जिस तरह मिसाल के तौर पे यही कंपाउंड है, मैं आपको यही समझा देता हूँ। मैं कहता हूँ इससे क्या हो गए कि हमारे पास 2 CO2 क्या हो गए, यहाँ से निकल गए। तो जब हमारे पास 2 CO2 यहाँ से निकल जाएंगे तो क्या होगा, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एक CO2 यहाँ से निकला, ठीक है, और एक CO2 यहाँ से निकला, 2 CO2 क्या हो गए, निकल गए। पीछे हमारे पास क्या बच गया है, CH2 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 CH2। अगर इसको मैं ओपन करके लिख दूं ना तो ये ऐसे होता है। ठीक है, ये और ये हमारे पास ऐसे बन गया। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विनाइल। इसको हम क्या कहते हैं, विनाइल। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास स्टेप 6 के अंदर क्या होना था, कोप्रोपोरफाइरिनोजन से क्या बनना था, प्रोटोपोरफाइरिनोजन बनना था, जिसमें हमारे पास क्या थे, 2 विनाइल के ग्रुप आके क्या हो गए, लग गए। विनाइल कैसे बने, जब हमारे पास 2 CO2 क्या हो गए, उससे निकल गए। अब हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ना, दिस वन इज प्रोटोपोरफाइरिनोजन। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या लगे हुए हैं, 2 विनाइल के ग्रुप प्रेजेंट है। सो स्टेप 6 के अंदर क्या बना, हमारे पास प्रोटोपोरफाइरिनोजन की फॉर्मेशन हो गया। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। सिंपल सी बात है, इससे 4 CO2 निकले, इससे मजीद क्या हुए, 2 CO2 निकल गए। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं इनको मेंशन कर देता हूँ कि हमारे पास 2 CH2 C डबल बॉन्ड विद O नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास CH2 C डबल बॉन्ड विद O नेगेटिव। ठीक है, जब हमारे पास उससे 2 CO2 निकले थे, जब हमारे पास 2 CO2 निकले थे तो हमारे पास क्या बना था, प्रोटोपोरफाइरिनोजन बना था। जब इससे मजीद ये वाले भी हट जाएंगे, ये जो मजीद इससे ये वाले भी अगर हट जाएं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, पीछे एक ये यहाँ से निकल गया और ये यहाँ से क्या हो गया, निकल गया। अब इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोटोपोरफायरिन कहते हैं। देखो ये था प्रोटोपोरफाइरिनोजन था, ये हमारे पास क्या बन गया, प्रोटोपोरफायरिन बन गया। स्टेप 7 के अंदर क्या होना है, इससे मजीद 2 CO2 क्या हो जाने, निकल जाने, ऑक्सीडेशन होनी है। ठीक है, इसकी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जब हमारे पास ऑक्सीजन इससे मजीद निकल जाएंगे तो हमारे पास क्या बन गया, ये स्ट्रक्चर बन गई। इसमें अगर देखा जाए तो कोई भी COOH का मतलब जो हमारे पास COO फंक्शनल ग्रुप है ये नहीं है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोटोपोरफायरिन, इसको हम कहते हैं प्रोटोपोरफायरिन कहते हैं। 7 स्टेप पूरे हो गए। अगले स्टेप के अंदर जस्ट एडिशन होनी है किसकी, आयरन आयन की। और आयरन कैसे ऐड होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। एक एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, इस आयरन को इन्वॉल्व करता है, इस आयरन को क्या कर रहा होता है, इन्वॉल्व कर रहा होता है। अभी जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनी है इसको हम क्या कहते हैं, हीम कहते हैं। स्टेप नंबर 8 के अंदर क्या होगा, जस्ट हीम की सिंथेसिस होगी। कैसे होगी, जब एक हमारे पास आयरन ग्रुप जो होगा वो किस में आके इन्वॉल्व हो जाएगा,
प्रोटोपोरफायरिन के अंदर आयरन जब आके मिल जाएगा सो हमारे पास क्या हो गया, हीम बन गया। अब मैं जल्दी से स्टेप बाय स्टेप इन सब हर एक स्टेप के अंदर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है उसका नाम मेंशन कर देता हूँ, फिर हम लेक्चर को वाइंड अप कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर समरी बताई जाए तो स्टेप 1 के अंदर क्या हुआ, जो हमारे पास सक्सिनाइल को ए था और वो और ग्लाइसिन आपस में मिले, इन्होंने क्या बनाया हमारे पास अल्फा मतलब डेल्टा अमाइनो लिवुलिनिक एसिड बनाया। ठीक है, डेल्टा अमाइनो लिवुलिनिक एसिड, दिस वन इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप। ये आपने स्टेप बाय स्टेप करके लिख देना। ठीक है, फिर स्टेप 2 के अंदर क्या हुआ था, 2 अमाइनो लिवुलिनिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हुए और इन्होंने क्या बनाया, पोरफोबिलिनोजिन। सो दिस वन वाज स्टेप 2। स्टेप 2 में हमारे पास क्या बना था, पोरफोबिलिनोजिन। पोरफोबिलिनोजिन को पीबीजी भी कहते हैं। अब जब ये 4 पीबीजी के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हुए स्टेप 3 में, इन्होंने क्या बनाया, हाइड्रोक्सी मिथाइल विलेन, जिसको हम HMB कहते हैं। फिर HMB के अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशन हुई स्टेप 4 के अंदर, जिससे क्या बना हमारे पास, यूरोपोरफायरिनोजिन, जिसके अंदर क्या बना हमारे पास, यूरोपोरफायरिनोजिन की फॉर्मेशन। ये जो था ना, ये हमारे पास था लीनियर, ये हमारे पास क्या था, लीनियर था, और ये फिर क्या बन गया था, साइकिल बन गया था। ये क्या बन गया था, साइकिल। फिर स्टेप 5 के अंदर क्या हुआ था, जब इस साइकिल में से रिमूवल हुई थी, जब 4 CO2 निकले थे, याद है ना, 4 कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप हट गए थे, तो हमारे पास क्या बना था, हमारे पास बना था कोप्रोपोरफायरिनोजिन बना था, कोप्रोपोरफायरिनोजिन बना था। फिर स्टेप नंबर 6 के अंदर जब मजीद 2 CO2 निकले, क्या बना, प्रोटोपोरफायरिनोजिन बना। क्या बना, प्रोटोपोरफायरिनोजिन। स्टेप नंबर 7 के अंदर ऑक्सीडेज एंजाइम ने उसको क्या कर दिया था, प्रिपेयर कर दिया था आयरन के आने के लिए। इससे मजीद जब 2 CO2 के फंक्शनल ग्रुप मजीद निकले थे तो हमारे पास बना था प्रोटोपोरफायरिनोजिन। फिर स्टेप नंबर 8 जो है ना, स्टेप नंबर 8 वो है इंसर्शन ऑफ आयरन आयन। ठीक है, इंसर्शन ऑफ आयरन आयन, Fe आयन जाके जैसे ही इंसर्ट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक हीम बन जाएगा। स्टेप 1, 6, 7, 8, ये 1, इसके अलावा 6, 7, 8, these 4 आर टेकन प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि 2, 3, 4, 5 ये कहाँ हो रहे थे, सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहे होते। डियर स्टूडेंट, यही तक था आज का लेक्चर। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर किसी को कोई पॉइंट समझ में नहीं है तो कमेंट करके बता सकता है।